नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के इतिहास पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही प्राप्त होने लग जाए। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास भाग 2। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारा पहला लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें हमने इतिहास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी। इतिहास को कितने भागों में हमने बांटा था और किस प्रकार से हम इतिहास को पढ़ेंगे, ये सारी रणनीति हमने कल के लेक्चर में बना ली थी। तो आइए अब हम उसके आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे की कहानी अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने पूरा पाषाण काल तक का जो सेक्शन था उसको हमने पढ़ लिया था। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे, जिसका संबंध मध्य प्रदेश से किस प्रकार से रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम। मध्यकाल। मध्यकाल में पहला पॉइंट है दोस्तों, इस काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आदमगढ़ शैलाश्रय है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, यह होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसकी खोज B.R. जोशी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है तो वो हो गया आदमगढ़ की गुफाएं, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसकी खोज B.R. जोशी जी द्वारा की गई है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, आदमगढ़ शैलाश्रय से ही मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए गए बताए गए हैं। तो दोस्तों, आदमगढ़ शैलाश्रय में हमें एक कब्र मिली है जिसमें मानव शव के साथ साथ उसके प्रिय जानवर, जो कि सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता हुआ करता था, उसको उसमें साथ में दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, V.V. मिश्र द्वारा भीमबेटका, जो कि रायसेन जिले में स्थित है, से मध्यकाल या मध्य पाषाण काल के अवयव खोजे गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज V.V. मिश्र द्वारा की गई है। नोट देख लेते हैं, आदमगढ़ भीमबेटका की गुफाओं का संबंध नवपाषाण काल से भी है। तो मध्य पाषाण काल के साथ साथ नवपाषाण काल में भी इसका संबंध, इन गुफाओं का संबंध है। अगले पॉइंट बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, धार जिले में स्थित बाघिन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं तथा उसके आसपास के क्षेत्र से मध्य पाषाण काल से लेकर तो नवपाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। तो हम देखें तो बाघ की गुफाएं किस जिले में हैं, तो बाघ की गुफाएं धार जिले में। किस नदी के तट पर है, तो बाघिन नदी के तट पर है। और जो बाघ की गुफाएं हैं उनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध मध्य पाषाण काल से लेकर तो नवपाषाण काल तक है। अगला फैक्ट है कि बाघ की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म जो कि गुप्तकालीन रहा है, से संबंध इसका रहा है। तो एक और फैक्ट हमें बाघ की गुफाओं के बारे में पता चला कि बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में पहला फैक्ट है, भोपाल में स्थित मनुआ भान की टेकरी, श्यामला हिल्स, बालूकाश्म पहाड़ी, जबलपुर के भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट और दमोह जिले के संग्रामपुर में नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा उनके साक्ष्य मिले हैं।
तो कौन कौन से स्थान हैं? तो पहले भोपाल में बात कर ली जाए तो मनुआ भान की टेकरी हो गई, शामला हिल्स, इसके बाद में बालूकाश्म पहाड़ी, और अगर जबलपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, और दमोह जिले की बात की जाए तो संग्रामपुर घाटी से नवपाषाणकालीन साक्ष्य और उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक फैक्ट और नोट कर लीजिए आप कि जो तिलवारा घाट है ये वही घाट है जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। अगले फैक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला फैक्ट है भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट से नवपाषाणकालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है सागर जिले के एरन नामक स्थान से नवपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो हमें सागर जिले से भी कहाँ के साक्ष्य मिले हैं? तो नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें मिले हैं। कौन सी जगह से मिले हैं? तो एरन नामक स्थान से। अगला पॉइंट है लम्हेटा घाट। लम्हेटा घाट से राजा सोरस, जो कि एक डायनासोर की मांसाहार प्रजाति थी, राजा सोरस, उसके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो लम्हेटा घाट से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए राजा सोरस की तो यह कोई राजा नहीं है बल्कि एक डायनासोर की मांसाहारी प्रजाति है। अगला फैक्ट है एरन। एरन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एरन कहाँ पर स्थित है? तो यह सागर जिले में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं और एरन, तो एरन का संबंध किस काल से है? तो नवपाषाण काल से इसका संबंध है। इसके बाद अगला फैक्ट है इसी में भानुगुप्त अभिलेख को भी एरन अभिलेख कहते हैं। मतलब दोस्तों एरन अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, जो कि बौद्धकालीन अभिलेख है, वहीं उसी अभिलेख को भानुगुप्त अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके समय की बात की जाए तो यह 510 ईस्वी का समय था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है भानुगुप्त का अमात्य गोपराज की पत्नी सती हो गई, इसलिए इसे सती अभिलेख भी कहते हैं और यहीं से हमें प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें कौन कौन से पॉइंट पता चले एरन अभिलेख के बारे में? तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह सागर जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट हो गया इसका संबंध नवपाषाणकालीन स्थल से है। और एरन अभिलेख को ही भानुगुप्त अभिलेख या सती का अभिलेख भी कहते हैं। सती का अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भानुगुप्त है उसका अमात्य है, या अमात्य जिसको मंत्री बोलते हैं, उसका अमात्य गोपराज जो कि युद्ध में मारे गए थे, तो उस कारण उनकी पत्नी सती हो गई थी और यहीं से हमें सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम चलते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल पर। तो ताम्रपाषाण का मतलब होता है ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर, यानी तांबा प्लस पत्थर। तो दोनों संस्कृतियों को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब इसका पहला जो पॉइंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र का अधिकतर विस्तार है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए जिसमें कि पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया और ताम्रपाषाण काल हो गया, तो इन चारों कालों में सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र का विस्तार किसी काल का हुआ है तो वो है ताम्रपाषाण काल का। तो जहाँ से ताम्रपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र है जहाँ से हमें इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अगर जैसे या उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मालवा क्षेत्र के कायथा नामक स्थान, या कायथा जो कि उज्जैन जिले के पास में स्थित है, नागदा जो कि उज्जैन जिले में ही आता है, और यही वो नागदा है जिसका नया जिला बनाने की भी प्रोसेस चल रही है। आगे बढ़ जाते हैं वेशनगर जो कि विदिशा में स्थित है, एरन जो कि सागर में स्थित है, नावदा टोली जो कि खरगोन में स्थित है, हटा जो कि दमोह में स्थित है, और इनाम गांव जो कि सीहोर में स्थित है। और इसके बाद में होशंगाबाद आवरा जो कि मंदसौर में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और इन स्थानों से
इन स्थानों से मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन तथा धातु तांबा से निर्मित बर्तन व उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो दोस्तों जो उपरोक्त स्थान बताए गए हैं उन स्थानों से मिट्टी प्लस तांबा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए संस्कृति को हम ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम कुछ फैक्ट कायथा जो कि उज्जैन के पास स्थित है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह ताम्रपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल है। अगले फैक्ट की ओर बढ़ जाते हैं। कायथा जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, तो उज्जैन जिले में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और पहला पॉइंट है, यह ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र है जो कि काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कायथा किस नदी के तट पर स्थित है, तो काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब अगर इसकी खोज की बात की जाती है कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज श्री V.S. वाकणकर जी ने की थी, जो कि 1964 में की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ से भूरे रंग के मृत भांड मिले हैं। तो यह रंग भी महत्वपूर्ण होता है कि किस रंग के मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भूरे रंग के मृत भांड की अगर बात की जाए तो कायथा उज्जैन से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें काले तथा गुलाबी रंगों से सजाया गया है। इसे ही मालवा की मृत भांड परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रकार के बर्तनों को मालवा की मृत भांड परंपरा कहा जाता है, तो दोस्तों भूरे रंग के मृत भांड जिन्हें कि काले रंग और गुलाबी रंगों से मिलकर उसको डिज़ाइन किया जाता है, सजाया जाता है, यही हमारे मालवा की मृत भांड परंपरा है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला पॉइंट है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। तो तांबे की कुल्हाड़ी किस जगह से प्राप्त हुई मध्य प्रदेश में, तो कायथा उज्जैन से यह प्राप्त हुई है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, कुछ शैलाश्रय हैं और कुछ स्थान हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शैलाश्रय किस स्थान पर है। तो एक साइड हमने शैलाश्रय लिख लिया और दूसरे साइड हमने स्थान लिख लिया। तो जो पहला शैलाश्रय है, तो पहले तो हम स्थान की बात कर लेते हैं। तो जितने भी होशंगाबाद ज़िले में शैलाश्रय स्थित है उन सभी शैलाश्रयों को हमने एक साइड लिख लिया है। तो पहला शैलाश्रय की बात की जाए तो पहला शैलाश्रय है मामा भांजा शैलाश्रय, जो कि पनार पानी पंचमढ़ी में स्थित है। अगले शैलाश्रय की बात की जाए तो वह है निशानगढ़ी काजरी शैलाश्रय। ये भी कहाँ स्थित है, तो यह पंचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला शैलाश्रय या शैलचित्र की बात की जाए तो चुनारगुंदी शैलचित्र, जो कि कांति नामक स्थान पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला शैलाश्रय है वो है वेलखंड शैलचित्र। वेलखंड शैलचित्र जो कि कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। और लास्ट जो है वो है हर्रापाल शैलचित्र, जो कि बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारे अगले स्थल है, तो जो अगला स्थल है वो स्थल है लिखीलाज शैलाश्रय, जो कि करसा, और यह करसा कहाँ स्थित है, तो मुरैना जिले में स्थित है। अगले शैलाश्रय की बात करते हैं तो यह है लिखी दंत शैलाश्रय, जो कि चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला शैलाश्रय है रानी माची शैलाश्रय, जो कि चितरंगी सिंगरौली में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला शैलाश्रय है झिंझरी शैलाश्रय, जो कि कटनी में स्थित है। और अगला शैलाश्रय है दाता शैलचित्र, जो कि बिजावर छतरपुर जिले में स्थित है। कुछ और शैलाश्रय है जिनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो लास्ट शैलाश्रय है वह है भीमबेटका शैलाश्रय, जो कि 700 से 500 शैलाश्रयों का चित्रांकन है यहाँ पर। तो किस जगह पर है, तो रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं, तो हम अब ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐतिहासिक काल के बारे में हम कुछ मोटे मोटे फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास का जो इतिहास है वो व्यवस्थित रूप से कहीं पर है नहीं, लेकिन हमने कुछ फैक्ट आप लोगों के लिए ढूंढे हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोहयुगीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। अर्थात दोस्तों इस समय लोहे की खोज हो गई थी। अगर समय की बात की जाए तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में लोहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा धूसर चित्रित मृतभांड के अवशेष मालवा क्षेत्र, भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिलों से प्राप्त हुए हैं, जो कि आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको समय बताया कि 1000 ईसा पूर्व के समय पर हमने लोहे की खोज कर ली थी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला है अगला फैक्ट है दोस्तों महापाषाणकालीन स्मारक। इसका पहला फैक्ट है मध्य प्रदेश में महापाषाण स्मारक जो कि सिवनी और रीवा से प्राप्त हुए हैं। अगले फैक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला फैक्ट है यह दक्षिण भाग में पाषाण काल की कुछ समाधियां हैं जिन्हें महापाषाण स्मारक कहा गया है। इनके निर्माण में लौह सामग्री का प्रयोग किया गया था, अतः यह दक्षिण भारत में लोहयुगीन स्मारक है। तो कौन सा स्मारक है? तो महापाषाण स्मारक, जो कि इसमें दक्षिण जो भारत के यहाँ के दक्षिण जो भाग है मध्य पाषाणकालीन जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ समाधियाँ प्राप्त हुई है जिन्हें कि महापाषाण स्मारक के नाम से जाना जाता है। और इनके निर्माण में लौह सामग्रियों का उपयोग किया गया था, इसलिए यह दक्षिण भारत में लोहयुगीन स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं तो वैदिक संस्कृति के बारे में भी ज़्यादा कुछ विस्तार से हमें मिला नहीं है, लेकिन जितना भी मिला है हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों वैदिक संस्कृति, तो अब वह समय आ गया है जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और जिन्हें हमें पढ़ा जा चुका है या हम पढ़े चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय पर वेदों की रचना हो गई थी। और आप जानते हैं कि 4 प्रमुख वेद है, जिसमें ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। तो इनके द्वारा हमें अब लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। तो वैदिक काल से साहित्य शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश का उल्लेख रेवोत्तर या दक्षिण पथ के नाम से मिलता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि रेवोत्तर और दक्षिण पथ नाम का वर्णन जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है किस साहित्य में मिलता है, तो हमारा सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण से कुछ अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें सबसे विशेष निषाद जाति के नाम से विशेष उल्लेख मिलता है। और दोस्तों यह निषाद जाति वही जाति है जिसके वर्णन हमें रामायण काल में भी मिलता है और ये वही निषाद है जिन्होंने भगवान राम को गंगा नदी पार करवाने में सहायता प्रदान की थी। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों, हालांकि वैदिक कालीन समाज का प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में अधिक नहीं हो पाया है। तो केवल वैदिक काल का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से इतना ही है कि पहले तो इसे शतपथ ब्राह्मण जो कि शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें इसका नाम रेवोत्तर या दक्षिण पथ के नाम से जाना गया था। दूसरा, यहाँ कुछ अनार्य जो जातियाँ थी उनका उल्लेख मिलता है और उसमें भी सबसे विशेष किस जाति का मिलता है, तो वह निषाद जाति का मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला टॉपिक है पौराणिक काल। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्तमान अनूपनगर क्षेत्र जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी में नागवंशी शासकों का शासन था। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात की जाए तो अनूपपुर जो जिला है जो कि भारत के पूर्व में स्थित जिला है जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो अगर वहाँ पर पूछा जाए कि किस वंश का शासन था, तो वहाँ पर नागवंश का शासन था। आगे बढ़ जाते हैं और मुकुंद चंद इक्ष्वाकु ने ओमकारेश्वर मानधाता खंडवा की स्थापना की थी। तो अगर प्रश्न बनता है कि ओमकारेश्वर या मानधाता की स्थापना किसने की थी, तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मुचकुंद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और हमारा अगला वंश आता है हेहई वंश।
हेहई वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेहई वंश यदुवंश की हेहई नामक शाखा के राजा महिष्मत ने महिष्मती नगर की स्थापना की, जो क्षेत्र वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो महेश्वर की स्थापना किसने की? तो राजा महिष्मत ने की। और किस नाम से की गई थी? तो महिष्मती के नाम से की गई थी, जो कि वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और राजा महिष्मत किस धर्म से माफ कीजिएगा, किस शाखा के थे या किस वंश के थे? तो ये यदुवंश की जो हेहई शाखा है उससे इनका संबंध था। आगे बढ़ जाते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कीर्तिवीर अर्जुन, जिन्हें कि सहस्त्र अर्जुन या बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने अनुपदेश जो कि वर्तमान जो पूर्वी निमाड़ है जिसको हम खंडवा के नाम से जानते हैं, को इन्होंने जीता था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब कुछ नगर है हेहई वंश के समय के मध्य प्रदेश के नगर हैं, जिनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम हम जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे नाम भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हमने एक तरफ लिखे हैं प्राचीन नाम और दूसरी तरफ लिखे हैं उनके नवीन नाम। तो पहला नाम है अनुपदेश, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला है तुंडीकेर, जो कि दमोह के नाम से जाना जाता है, जो कि रानी दमयंती के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, आपने राजा नल और दमयंती, जो कि नरवर के राजा थे, उनकी प्रणय कथा के बारे में सुना होगा। तो वही रानी दमयंती के बारे में दमोह का नामकरण किया गया था, जिसे पूर्व में तुंडीकेर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, अगला स्थान है दर्शान, जो कि विदिशा का पूर्वाना नाम है या प्राचीन नाम है। आगे बढ़ जाते हैं। अवंती से तो सभी लोग परिचित होंगे, जिसका वर्तमान नाम है उज्जैन। यह उज्जैन जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, यही बाबा महाकाल की धरा है, जहाँ पर भारत का एकमात्र मंदिर जो कि दक्षिण मुखी है, भारत नहीं पूरे संसार का एकमात्र मंदिर जो कि दक्षिण मुखी मंदिर है, यह एकमात्र शिवलिंग जो कि दक्षिण मुखी है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। बुद्ध काल में इसे अच्युतगामी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब अवंती और उज्जैन के अलावा भी हमें एक और नाम पता चला, किसका? उज्जैन का। क्या नाम था? तो अच्युतगामी। तो अच्युतगामी किस काल से संबंधित है? तो इसका संबंध बौद्ध काल से है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्राचीन नाम है त्रिपुरी तेवर या जबालीपुरम, जो कि वर्तमान जबलपुर है, उसके प्राचीन नाम थे। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा गोपालगिरी, जो कि ग्वालियर का प्राचीन नाम है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शान विदिशा के बारे में जान लेते हैं। तो दर्शान जो कि विदिशा का पुराना नाम है, तो इसके बारे में महाकवि कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में दर्शान का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है, भगवान राम के पुत्र और शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती का शासन था। तो कहाँ पर शासन था? तो विदिशा या दर्शान में भगवान राम के बड़े पुत्र भगवान राम के पुत्र और शत्रुघ्न, जो कि भगवान राम के सबसे छोटे भाई थे, उनके पुत्र शत्रुघाती का शासन विदिशा में था। आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य वन रामायण काल में मध्य प्रदेश में था, जो कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। तो जिस दंडकारण्य वन का जहाँ पर ताड़का नामक राक्षसी का वास था, वह पूर्व में हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन वर्तमान समय में चूंकि मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया है, तो उस छत्तीसगढ़ और कुछ भाग उड़ीसा में इसका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो स्थान है वह है कारूस या कुरुस देश, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बघेलखंड के नाम से जानते हैं। तो वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक कारूस या कुरुस के नाम पर अधिकार किया था। तो जो कि मनु थे, मनु के 10 पुत्रों में से एक, जिनका नाम था कारूस या कुरुस, उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसी के आधार पर इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया? कारूस या कुरुस देश इसका नाम रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। हम अगला भाग जल्दी ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी मध्य प्रदेश का जो इतिहास को पढ़ने के जो फैक्ट हैं उनको भी काम आएंगे। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में यह नया टॉपिक जोड़ा गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।